देखिए भाई, बढ़िया सा टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहो, क्लास ही न जाओ, ऐसा है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, एट कांस्टेंट स्पीड की कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकती, क्योंकि सर्कुलर मोशन में करेंगे तो आपकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी। अगर आपसे कहा जाए क्या कोई ऐसा मोशन आप बता, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो? तो आप कहेंगे यस, इफ इट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ तो स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में, ये इस प्रकार से सर्कुलर पाथ मूव कर रही हो, सर्कल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, यहाँ डेफिनेशन नहीं बताई जाएगी। अगर पूछ ही ली जाए आपसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो क्या बताएंगे? ये टॉपिक कहाँ खोले बैठे हो भाई, पेज चैप्टर 8 है भाई। अगर आपसे कहा जाए सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल क्या होता है? देखिए एक्चुअली में आपने किया क्या, ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलाए हैं ना। अगर आप बहुत बहुत बड़ा जूम करके देखो तो ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत सारे पॉइंट्स आपने मिलाए हैं और ये पॉइंट इस प्रकार से मिलाए हैं कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से दूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ दिस पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, और पाथ को ही मैथमेटिक्स की भाषा में लोकस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये नहीं हमको पढ़ाना है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अगर कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ पे विद कांस्टेंट स्पीड, ध्यान रखिएगा स्पीड की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड जो है वो चल रही है, तो हम कहेंगे दैट मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। इफ बॉडी इज मूविंग, if a body is moving on a circular path with constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion. Uniform circular motion. In this motion, the speed of the body remains constant but velocity changes continuously. लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। अब जैसे जनरल स्पीड की हम बात करें तो आपको डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो यहाँ भी सभी टर्म्स होने चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से टर्म्स हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। सबसे पहला टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझने की कोशिश करिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बार बार सर्कल बनेगा, बार बार रब किया जाएगा। देखिए हमने कहा कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग, बॉडी बोले या पार्टिकल बोले, किताब में देख लें क्या बोले। देखो बॉडी जब घूमती है, बॉडी मीन्स कंटेनिंग सो मेनी पार्टिकल्स, बॉडी जब मूव करती है किसी सर्कुलर पाथ में तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। हम यहाँ पार्टिकल की बात करेंगे, सिंगल पार्टिकल। ठीक है, हमने कहा सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एट एनी टाइम इट इज एट द पॉइंट P1। यहाँ से r डिस्टेंस पर इसका पोजिशन क्या है? P1। आफ्टर टाइम सम टाइम ये यहाँ पर पहुँच गई P2। तो जितने एंगल से इसका रेडियस वेक्टर घुमा, ये बहुत स्मॉल एंगल हम ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन्होंने दूसरी तरीके से किया, पहले P1 से P2 ले गए, फिर P2 से P3 ले गए, तो हम P1 से P2 ले जाएं, क्या दिक्कत है? तो हमने कहा ये बहुत स्मॉल एंगल से घुमा डी थीटा या डेल्टा थीटा, मान लो डी थीटा का कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाएंगे।
डेल्टा थीटा क्या होता है, डी थीटा क्या होता है। तो ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो कहानी, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, let a particle is moving on a circular path at any instant. It is at the point P1 at any instant T1, ये लिख लीजिए, at any instant T1 it is at the point P1 अब देखिए इन्होंने क्यों ऐसा कहा, इन्होंने एक्चुअली में एंगल मेजरमेंट के लिए चाहते थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वहां से एंगल मेजर करें। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल यहाँ से यहाँ का एंगल नापा, बस, कोई दिक्कत नहीं। एट एनी इंस्टेंट T1 इट इज एट द पॉइंट P1 एंड एट टाइम T2 इट इज एट द पॉइंट P2, एट टाइम T2 इट इज एट द पॉइंट P2। the angle by which the radius vector moves, the angle by which the radius vector moves called angular displacement, radius vector moves called angular displacement। तो अब देखिए अगर सर्कुलर पाथ पे मान ले कोई बॉडी मूव कर रही है, देखिए ध्यान से, और वो P1 से P2 पॉइंट पे आ गई है, तो क्या वो सर्कुलर ट्रैक पे कुछ डिस्टेंस नहीं कवर कर रही है, कर रही है ना। तो ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो लिखिए इफ डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इफ डेल्टा एस इज द linear displacement of the particle and r is the radius of the path, r is the radius of the path, then the angular displacement is given by, ये बहुत बचपन से आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही है फॉर्मूला यहाँ पर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या इसकी यूनिट आप बता सकते हैं? देखिए वैसे तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं, क्योंकि डेल्टा एस इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो मीटर, मीटर अपॉन मीटर, कोई यूनिट नहीं होती है। आप इसकी यूनिट कहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, पढ़े नहीं कि दिमाग में वो चीज़ है नहीं मालूम, इसकी यूनिट नहीं मालूम। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखा करिए और पीछे वाली चीज़ें ध्यान रखा करिए। आपको याद होगा जब आपको डायमेंशन पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ पर 6 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाई गई थी, 7, उसके बाद 2 और यूनिट थी, उनका नाम कुछ दिया गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट, एंगल और स्टेरेडियन, एंगल और सॉलिड एंगल, याद है? तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है, याद है कि नहीं याद है? रेडियन। तो इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नोट करें। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी के पहले आपने एक वेलोसिटी पढ़ रखी है, जनरल वेलोसिटी पढ़ी है ना, लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आपने पढ़ी है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यही कहा ना आपने। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर सिंपल डेफिनेशन वहां से निकालें तो लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जनरली हम छोटे क्लासेस में रेट ऑफ चेंज तो पढ़ते थे, लेकिन कोई चीज़ जो चेंज होती है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? डिस्टेंस के साथ होती है, टाइम के साथ होती है। तो लिखना पड़ेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, विद टाइम of a particle is known as angular velocity of the particle. The rate of change of angular displacement with time of a particle is known as angular velocity of the particle. ठीक है, अब हमने कहा सपोज करिएगा, अभी वो डायग्राम में पहले वाला चल रहा है, सपोज करिएगा कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, पैराग्राफ शेड्यूल लिखिए, इफ इन टाइम डेल्टा टी
if in time delta t, angular displacement is delta theta, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका देखिए, सुनिए ध्यान से। चूंकि आपको यहाँ पर टाइम भी मेजर करना है और एंगल भी मेजर करना है, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं मेजर किया जा सकता है। अगर आपको पढ़ाया गया हो केमिस्ट्री में एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 11th में स्टार्ट हो जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी का पढ़ाया, हाइजेनबर्ग का शायद था, क्या बताया गया था, बोले ये नहीं मालूम, पढ़ाया गया था, मालूम मास्टर को मालूम होगा, उसे जो पढ़ाया था। वहाँ कहा गया था कि भाई किसी बॉडी की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है दो क्वांटिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। मैं आँख तो मेरी, भाई हमारी आँख कोई भैंस की आँख तो है नहीं, भैंस बताते हैं कि दो आँखों से दो डायरेक्शन देख लेती है, तो ऐसे होता है, ऐसे तुम दौड़ रहे थे, ऐसे मेरी घड़ी है, एक आँख तुमको देखती, एक आँख घड़ी देखती, दो चीज़ें कैलकुलेट कर लेते। हमारा दिमाग एक चीज़ तो कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो हम डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर निकालेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा के ऊपर बार लगा दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब बात आई यूनिट की, तो थीटा की यूनिट है रेडियन और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो यूनिट देख के लग रहा है रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अब यहां एक वर्ड बार बार आएगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर आपको याद हो तो इंस्टेंटेनियस के बारे में हमने बात की है। बोले बात है तो आपने डायमेंशन की भी की थी, इतनी बातें याद रखेगा, स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, और आप एक बात स्टोर कर लें, फिजिक्स है काम हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि डेल्टा थीटा और डेल्टा टी को हम नाप नहीं सकते ना। अब अगर हम आपसे कहें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है अभी बताओ इसी वक्त, तो डेल्टा टी को जीरो मान लो, तो आप लिखेंगे इफ डेल्टा टी इज जीरो। अब जीरो कर दोगे तो कुछ है ही नहीं, टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, इट इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। देन तब आपको जो वैल्यू ओमेगा की मिली, वो जो अब टाइम मेजर नहीं करना ना, टाइम को आपने जीरो कर दिया है, तो आपको केवल एंगल मेजर करना है, तो तत्काल बता सकते हो अब एंगल कितना है, बता दो 30 डिग्री। देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर बार बार यहां पर एक बात आएगी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज ओमेगा कर देंगे, तो हम करेंगे क्या, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे और यहां लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर मैथ में लिमिट आपने पढ़ी हो तो आपको बताई गई होगी। और जब ये बहुत 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 इस्तेमाल होता है तो मैथमेटिक्स की भाषा में इसको डी थीटा अपॉन डी टी कहा जाता है। ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन है थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है। तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई जाकर के। अब यहां पर एक बात जरा समझिएगा, देखिए ये पार्टिकल मूव कर रहा था ना, मान लीजिए यहां से मूव कर रहा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हमने मान लिया, और एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर मैं मान लूं कि कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, तो अब बताइए इस टाइम पीरियड में ये बॉडी या पार्टिकल कितने एंगल से घूम जाएगा। ये पार्टिकल यहां से, देखिए यहां पर एक ध्यान रखिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क पान रेडियस से जो भी फार्मूला बनेगा उसकी यूनिट रेडियन होगी, तो आपको रेडियन बताना है, कितना रेडियन होगा। यहां से पार्टिकल चला और ये घूम गया, कितना रेडियन घुमा ये, तो हमने अभी चिल्ला के बोला, डिग्री में नहीं बोलना है, आपको रेडियन बताना है, तो कितना रेडियन हो गया। केमिस्ट्री तो फिर तो मैथमेटिक्स पढ़ी है आपकी, कितना होता है रेडियन में, 360 डिग्री को कितना रेडियन कहते हैं, 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 पाई बाई टी, और चूंकि आपने 1 अपान टी पढ़ा फ्रीक्वेंसी, यानी कि फॉर्मूला बनेगा 2n पाई। तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बार यूज किया जाएगा, ठीक है, नोट करिए। तो ये फार्मूला कई जगह इस्तेमाल होगा,
इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया होगा उसका हो सकता है टाइम पीरियड आपको मालूम हो। जैसे मान लिया आपने एक घड़ी की सेकंड वाली सुई ले ली और सेकंड वाली सुई के टिप पे एक पार्टिकल रख दिया और वो घूम रहा है, टिक 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 टिक। तो घड़ी की सेकंड वाली सुई की एक जानकारी हमारे पास है कि वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 60 सेकंड। तो उसका टाइम पीरियड हो गया 60 सेकंड, तो हमको ये मालूम है, तो ओमेगा उसका निकल आएगा। तो ऐसे ओमेगा के बारे में जानकारी आपकी होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे। भाई जो लीनियर वेलोसिटी है v, उसकी डायरेक्शन तो मालूम है हमको कि कोई पार्टिकल मान लिया चल रहा है, तो मान लिया एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, मालूम है हमको। लेकिन हम एंगुलर की बात जब करेंगे तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, और ये पॉइंट तो मूव करेगा नहीं। भाई कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अब आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और हम सेंटर में बैठ के देख रहे हैं, ये देखो है ऐसे मतलब देख रहे हैं किसी को, तो हम ऐसे यहाँ एंगल से घुमा रहे हैं अपनी खोपड़ी, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है हमारा, ठीक है, मूव भी हो रहा है, वेलोसिटी भी है हमारे खोपड़ी में, लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर है। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन का निकालने का तरीका क्या होता है। अपने दाएं हाथ को जिस तरह बॉडी चल रही है उधर उंगली ऐसे कर्ल करिए, तो जो अंगूठा होता है वो डायरेक्शन बताता है। तो जैसे हम अगर 2D की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, जेड बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम अलोंग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे उंगली मोड़ेंगे, तो अंगूठा किधर है, जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऐसे अंगूठा मोड़ेंगे, ये उंगली ऐसे मोड़ेंगे, और बॉडी अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है। तो बोले हम दिखाएं कैसे, अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट वगैरह में, लेकिन अभी हम बता देते हैं। अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन दिखानी है और पेपर के परपेंडिकुलर दिखाना है, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो, तो वैसा तो है नहीं कि एक तीर ले जाओगे ऐसे ठोक दोगे, कापी नहीं खोल रही है, ऐसे ऐसे पन्ना है, टीचर ने कहा अच्छा एंगुलर वेलोसिटी दिखाया इसने, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे डायरेक्शन के लिए। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। और अगर डॉट लगा देंगे आप ऐसे, ये डायरेक्टेड अपवर्ड होता है। ये लगभग डायरेक्शन शो नहीं की जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए शो करने का तरीका यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक करंट को शो करने के तरीके में यूज़ की जाएगी। अगर यहाँ अगर शो करना है और बॉडी यहाँ तो कोई एंटी क्लॉकवाइज कर रही है ना, तो आपका अंगूठा इधर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, या तो ऐसे जेड दिखा दो, अगर जेड दिखा भी दोगे तो अंदर की तरफ कैसे दिखाओगे आप, तो यहाँ पर बाहर को दिखाना है तो क्या लगा दोगे, डॉट, और अंदर दिखाना तो क्या लगा दोगे, क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे, भाई मान लिया कोई मॉर्निंग वॉक आया, अब मॉर्निंग वॉक करने वाले का आप पीछा कर रहे हो, नहीं मतलब अब आप जो भी दिमाग लगाएं, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जानबूझ कर रहा है बोल रहे हैं, और आप पीछे पीछे घूम रहे हो, ठीक है, और हम भी एक जगह बैठे हैं, हम भी छुप छुप कैसे देख रहे हैं। तो यानी कि उस बॉडी को देखने के लिए एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, पार्टिकल एक ही है। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और लीनियर, एक साथ एक साथ, तो दोनों में रिलेशन भी तो होगा। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर, राइटिंग बड़ी गंदी है, क्या करें, लीनियर वेलोसिटी। अब देखिए हमने क्या कहा, डायग्राम बनाना नहीं, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, किसी टाइम वाले पार्टिकल P1 से चलना शुरू कर रहा है और डेल्टा T टाइम में P2 पे पहुंच जाता है, और डेल्टा S एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डिस्प्लेसमेंट है ना। तो लिखिए लेट अ पार्टिकल इज मूविंग
in a circular on a circular path in नहीं on a circular path of radius r and in time delta t it covers, इसको हम आर्क लेंथ बोल दें, ये आर्क है ना, covers an arc length of delta s and its angular velocity is and angular displacement is delta theta. तो हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट लिखा जाएगा कि आई नो दैट लिखा जाएगा? क्यों आप लिख रहे हो, आपसे इनसे क्या मतलब है? तो आई नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट लिखेंगे, आई वी कैसे लिखेंगे? आप लिख रहे हो तो आप वी के लिखो पूरा। हाँ, वी क्यों लिख रहे हैं आप? हाँ, मतलब यू एंड योर एग्जामिनर, वेरी गुड। तो वी नो दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन आर, ये होता है। अब आपको तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी के लिए आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, 1 अपान आर अलग कर दो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब एक लफड़ा, हमको टाइम भी मेजर करना है, हमको एंगल भी मेजर करना है, हमको एस भी मेजर करना है एक साथ। दो क्वांटिटी मेजर तो हम कर नहीं पाते हैं, तो 3 क्वांटिटी कहाँ से मेजर करेंगे? तो आपको हमने क्या बताया था कि आपको डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं होता है, लेकिन वो टेंडिंग टू जीरो होता है। अगर आपने 11th में लिमिट पढ़ी है नहीं पढ़ी? अभी पढ़ी नहीं, लिमिट तो स्टार्टिंग में ही है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपान आर अलग कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये क्या हो गया? इसको पढ़ा है आपने ओमेगा, इसको आपने पढ़ा है वी, यानी आपने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू वी अपान आर, या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इतना लिखने से लिखना पड़ेगा आपने वी किसको माना है, तो इसको आप यहाँ पर मार्जिन में यहाँ लिख देंगे, या नीचे भी लिख सकते हैं, वेयर वी इज इक्वल टू क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये आपका है, इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इसको लिख सकते हो डी थीटा अपान डी टी, और इसको 1 अपान आर, इसको डी एस अपान डी टी कर सकते हो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये लिमिट लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। किताब में हो सकता ना लिखा हो ये चीज़, जहाँ लिखेंगे वेयर डी थीटा अपान डी टी को आपने क्या माना है? ओमेगा। इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और डी वी अपान डी टी क्या है? सॉरी, डी एस अपान डी टी क्या है? ये वी है, ये है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं ताक्षणिक। तो आप कहेंगे हिंदी रहने दीजिए, यही तो ठीक है, टफ वर्ड है। जैसे एक आदमी को स्वर्ग में खड़ा किया गया, बोले जो भी आदमी आए यहाँ पर स्वर्ग और नर्क के बाउंड्री पे, और उससे एक स्पेलिंग पूछना, और जो सही बता ले उसको स्वर्ग, जो गलत बताए उसको नर्क। तो कोई आदमी क्या है, कहन दिल्ली की स्पेलिंग बताओ, कहन DELHI, कहन स्वर्ग जाओ, ऐसे से पूछता रहा। उसकी पत्नी गई, कहन चेकोस्लोवाकिया की बताओ। तो अल्टीमेटली क्या होना था? गलत ही बताना था, कहन जाओ नर्क। तो अब क्यों पूछा भगवान जाने, मतलब ऐसी एक कहानी हमने कहीं पढ़ी थी, समझ में आ गई बात, नोट करिए इसको। अब जरा इस फार्मूले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। अगर कोई बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी बोले तो 2n पाई बोले तो n बोले तो फ्रीक्वेंसी,
हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी। फ्रीक्वेंसी बोले तो 1 सेकंड में लगने वाले चक्कर। हमने 1 सेकंड में कहा कि पहिया 50 चक्कर लगाएगा, ठीक है। आपको एक गाड़ी दे दी, उसका पहिया भी 1 सेकंड 50 चक्कर लगा रहा था। हमको भी एक गाड़ी दे दी, उसका पहिया भी 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा था, ठीक है। अब ओमेगा कांस्टेंट है और आपकी स्पीड ज़्यादा दिख रही, हमारी कम दिख रही, क्योंकि आपका आर ज़्यादा है, हमारा आर कम है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आर ज़्यादा होगा तो वी की वैल्यू ज़्यादा होगी। भाई जैसे मान लें सेम स्पीड से आप बाइक पे चलाइए और उसी स्पीड पे आप स्कूटर चलाइए, बाइक ज़्यादा दूरी कवर करेगी, स्कूटर पीछे मार तने जा रहे हैं बेचारे, धर 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 धर, सामने वाला निकला चला जा रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि आर स्कूटर का क्या होता है, छोटा होता है, तो उसकी वी कम हो जाता है, ठीक है। समझ में बात नहीं आई? अच्छा, चूंकि वी और ओमेगा दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म, ये आगे चल के बहुत बार बार यूज किया जाएगा बड़े क्लासेस तक। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। v इज इक्वल टू ये ओमेगा क्रॉस आर होता है, इस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। इसको इतना लिख लीजिएगा।